एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी वैन के पास फ्लावर बुके लेकर जाता है। बाहर येनशिन खड़ा हुआ था। तभी वो आदमी उसके पास भागता हुआ आता है और कहता है कि उस लड़की ने कहा है कि अगर मैं उसके पास बुके लेकर गया तो वो मुझे मार डालेगी। तभी वैन भी वहाँ पर आ जाती है और उसे फ्लावर्स देकर यहाँ से जाने के लिए बोलती है। येनशिन उसे समझाता है कि उसने गलती की है, पर वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पहले वो उस पर गुस्सा था, लेकिन अब वो उसे खोना नहीं चाहता। शू ने अभी कुछ ज़्यादा ही कर दिया है जिसके अंदर येनशिन की अब कोई गलती नहीं है। वैन उठकर जाने लग जाती है, पर वो येनशिन की बातें सुनकर स्माइल करती है। तो येनशिन बोलता है कि मुझे पता है कि अगर तुम चली जाओगी ना तो वापस नहीं आओगी, पर मेरे साथ प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। तभी वैन उसके पास आकर उसे अपनी टाई देती है जो कि उसने उसे गिफ्ट किया था, लेकिन गुस्से में उसने उसे वापस भी ले लिया था, इसलिए वो उसे फिर से लौटा रही थी, जिसे येनशिन समझ जाता है कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। इसलिए वो वैन को यहाँ पर हक कर लेता है। फिर शू जो कि अपने ऑफिस स्टाफ को एक फाइल देता है और बोलता है कि अभी भी वो चेयरमैन है, 10 दिन के बाद मिस्टर वो होंगे, तो अभी उसका काम सभी को करना होगा। और वो फाइल कुंगू को रीबिल्ड करने का था। अब मिस्टर वो को जैसे ही पता चलता है कि वो कुंगू को रीबिल्ड करने वाला है तो उन्हें लगता है कि शू ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो सी से नाराज़ है। वो बोलता है कि वैसे भी मैं कुंगू को रखना नहीं चाहता था और अच्छा है अगर शू उसे रीबिल्ड करने के लिए कह रहा है क्योंकि इसमें उनका ही फायदा है। अगले दिन जीशी और चारों लड़कियों के पास आता है और बोलता है कि एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़, जिसमें से गुड न्यूज़ ये थी कि 10 कंपनियां अब कुंगू को स्पॉन्सर करना चाहती थी। जो सुनकर सी बोलती है कि क्या शू को पता है कि हम हेज ग्रुप के साथ हैं, पर तभी वो उसे बैड न्यूज़ के बारे में बताता है कि शू ने कुंगू को रीबिल्ड करने के एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है और ये उसका प्रेसिडेंट के टाइम का आखिरी प्रोजेक्ट है। जो सुनकर सी को बहुत ही बुरा लगता है और रोड पर चलते हुए भी वो ये सोच रही होती है कि क्या शू उससे सच में इतना ज़्यादा नफरत करता है। इधर शू येनशिन के साथ अपने मास्टर जिनका नाम जैक है उनसे वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी टाइप के थे और उसे समझाते हैं कि अभी बिजनेस चलाने के लिए उसे इमोशंस को भी देखना होगा। जिसके बाद हम सी को देखते हैं जो कि शू के घर पर आकर दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करती है, पर उसने अपने घर का कोड चेंज कर लिया था, इसलिए वो उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बुलाने लग जाती है। येनशिन और शू चुप हो जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर सी को कोई नहीं दिखता इसलिए उसे यहाँ से जाना पड़ता है। येनशिन उसे आकर बताता है कि वो चली गई है और फिर वो अपनी कार से उसके पीछे जाता है। एक बार के लिए सोचता है कि वो उतर के बात करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। फिर हम मिस्टर ली, वेवे, वैन, युनजू इन सभी को बात करता हुआ देखते हैं क्योंकि सी को क्या हुआ है वो ये जानना चाहते थे और मजबूरन युनजू को उन्हें सब कुछ बताना पड़ जाता है। सीन अब शू पर आता है जो कि सी के रूम में आता है। तभी उसे सी का कॉल आता है, लेकिन वो उसे नहीं उठाता, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है कि क्या शू उससे इतनी ज़्यादा हेट करता है कि वो उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा। शू फिर येनशिन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि उसने सी का सामान पैक कर दिया है और ये सब वो उसे उसके घर जाकर दिया है। वहीं सी की सारी फैमिली एक साथ बैठी हुई थी, जहाँ पर जीशा सभी को बताता है कि अब कुंगू को बहुत ही अच्छे स्पॉन्सर मिल रहे हैं और सब सी से मिलना चाहते हैं, पर डैड बोलते हैं कि अभी सी को सैड होने का हक है। लेकिन वैन बोलती है कि हम उसे सैड नहीं देख सकते और वेवे बोलती है कि अगर उसे शायद फिर से लव हो जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए वो जीशा को सी को फिर से अप्रोच करने के लिए बोलती है, लेकिन वो युनजू को देखने लग जाता है। उसी वक्त डोरबेल बज जाती है और युनजू जैसे ही दरवाज़ा ओपन करती है तो येनशिन सी का सामान लेकर वहाँ पर आता है। जो देखकर युनजू वैन को बुलाती है तभी सी भी बाहर आ जाती है और येनशिन उसे बोलता है कि बॉस ने कहा है आपका सामान वापस करने के लिए, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। ये बोलकर चला जाता है। फिर सी भी सामान लेकर रूम के अंदर चली जाती है, पर उसके डैड उसे खींचकर बाहर लाते हैं। वे बोलती है कि आप उसे कुछ मत करिए, ये सारा आइडिया हमारा था। पर डैड सी को बोलते हैं कि हम सभी तुम्हारे अपने हैं, तुम ऐसे क्यों हो गई हो, अगर ऐसे रहोगी तो तुम्हें शू भी लाइक नहीं करेगा, तुम्हारे लिए सभी लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं। उसे भी अब अपनी गलती रियलाइज होती है, इसीलिए वो सबको सॉरी बोलती है और फिर डैड इन सभी लोगों को साथ में डिनर करने के लिए लेकर जाते हैं। फिर हम वैन को देखते हैं जो कि येनशिन को कॉल करती है। येनशिन के साथ वहाँ पर शू भी था और वो उससे फ़ोन स्पीकर पर करवाता है। वैन बोलती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। आज जब तुम घर आए थे ना तो सी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अगर तुम मुझसे मिलोगे तो सी को शू की याद आएगी, इसीलिए हम ब्रेकअप कर लेते हैं। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। जो सुनकर येनशिन तो वैन के पास जाने वाला था, पर शू उसे रोक लेता है और उसे सोच समझ कर फैसला लेने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युनजू और सी एक ही रूम के अंदर सो रहे थे और दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। युनजू बोलती है कि उसे अभी अब्रॉड नहीं जाना, उसे यहीं पर रुककर कुंगू की हेल्प करनी है। जो कुछ उसे करना चाहिए था वो सब उसके बदले सी ही ने किया। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। पर सी बोलती है कि तुम्हें इन सब की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने मैच और करियर पे ध्यान दो। तो युनजू कहती है कि अब ये घर मुझे वापस से घर जैसा लगने लगा है और तुम प्लीज़ इस तरीके से मत रहो, मैं किसी को भी दुखी करके नहीं जाना चाहती, तुम शू को भूल जाओ। ये सारी बातें कर दोनों एक साथ बेड पर सोने के लिए आते हैं, जहाँ पर सी उसे जीशा के बारे में पूछती है। युनजू बताती है कि मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं है, बस तुम्हें जो भी पर्सन लाइक करता है ना उसी के बारे में सोचकर जेलस होती
करती थी। दोनों यहाँ पर अब पहले जैसे फ्रेंड्स और अच्छे सिस्टर बन जाते हैं। वहीं हम शू को देखते हैं जिसने सी का अपने पास एक टॉप रखा हुआ था और वो उसे गले लगा रहा था क्योंकि वो उसे काफ़ी मिस कर रहा था। अगले दिन सी सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और सभी को ये बात भी काफ़ी अच्छी लगती है कि अब वो नॉर्मल हो रही है, इसलिए सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं। फिर हम शू को देखते हैं जो कि हर जगह से को इमेजिन कर रहा था और उसके साथ बिताए हुए हर मोमेंट को याद कर रहा था। फिर सी जीशा और मिस्टर ली के साथ कुंगू के लिए स्पॉन्सर से मीटिंग कर रही थी, लेकिन सब यहाँ पर अपनी प्रॉफिट की सोच रहे थे। कोई भी कुंगू की हेल्प नहीं करना चाहता था। तो जीशा बोलता है कि परेशान मत हो, अभी भी एक मीटिंग बाकी है। वही वैन अपनी टूर गाइड की जॉब पर जाती है, लेकिन बस के अंदर कोई भी नहीं था। असल में येनशिन ने अपने सारे दोस्तों के नाम पर इस बस को बुक कर लिया था। जालिन उससे गुस्सा होकर बस से उतरने लग जाती है तो येनशिन भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर हम युनजू और वेवे को एक साथ में देखते हैं, जहाँ युनजू वेवे को बोलती है कि वो जीशा और सीयू को कैसे भी करके साथ में ले आए। वेवे तो ये नहीं करना चाहती थी, पर युनजू कहती है कि अभी वो अब्रॉड चली जाएगी और तीनों ही लव में टूटे हुए हैं। जीशा वैसे भी सी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए इन दोनों को साथ रहना चाहिए और उसके काफ़ी इंसिस्ट करने पर वेवे भी मान जाती है। वहीं जीशा एक लेडी को लेकर आता है सी और उसके डैड के पास, जो कि कुंगू को स्पॉन्सर करना चाहती थी और उनके जो रिक्वायरमेंट्स थे वो सी को भी अच्छे लगते हैं, इसीलिए उसके साथ ही वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे। फिर हम येनशिन और वेन को एक साथ में देखते हैं, जहाँ येनशिन बोलता है कि शू और सी एक साथ आ जाएंगे, पर वो इस बात को घुमा के बोल देता है, जिस पर वेन बोलती है कि ठीक है, अगर शू और सी 1 महीने के अंदर नई लाइफ स्टार्ट कर लेते हैं तब मैं और तुम भी साथ में आ जाएंगे। जो सुनकर येनशिन यहाँ पर उसे मनाने का ट्राई करता है, लेकिन वो चली जाती है। फिर हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वो शू से आकर मिलती है क्योंकि उसी ने उन्हें उसके पास भेजा था और ये सब उसी का प्लान था ताकि कुंगू को एक अच्छा स्पॉन्सर मिले, यानी कि वो ये सब कुछ सिर्फ सी और कुंगू की मदद करने के लिए ही कर रहा था। इसके बाद वो जैक से अपने प्लान के बारे में बात करता है कि उसने पहले ये हेज ग्रुप को 2 पार्ट में बांट दिया है, एक हेज ग्रुप और दूसरा शेनहू एंटरटेनमेंट, जो कि उसके डैड की कंपनी थी। इससे मिस्टर वो अपना सारा पैसा हेज ग्रुप में लगा देंगे। हेज ग्रुप के अंदर सारी लॉस वाली कंपनी होगी, क्योंकि सारे प्रॉफिटेबल कंपनी का जो पार्ट था वो शू ने पहले ही शेनहू एंटरटेनमेंट में ट्रांसफर कर दिया था। जो सुनकर जैक बोलता है कि तुमने इसे प्रेसिडेंट बनने से पहले प्लान कर लिया था ना। इस पर शू स्माइल करता है। अब वो उसे 12 घंटे बाद पे करने के लिए बोलता है, जिस पर वो भी एग्री कर जाता है, लेकिन येनशिन काफी टेंशन में था क्योंकि उसे जैक पर ट्रस्ट नहीं था, पर शू को था। तभी वो खिड़की में से सी को देखता है जो कि अंदर आने का ट्राई कर रही थी, इसलिए येनशिन जाकर उसके लिए दरवाजा ओपन करता है। पर येनशिन सी को बोलता है कि वेन को बताना कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। सी बोलती है कि हम पहले से फिर से स्टार्ट करते हैं, मुझे एक स्पॉन्सर मिल गया है और मैं बहुत पैसे इनकम करूंगी और तुम्हें बॉस की तरह रखूंगी। लेकिन शोज की बात नहीं सुनता तो सी उसे हक कर लेती है और उसे बोलती है कि हम साथ हो जाएंगे। फिर उसे किस करके डांस करते करते वहाँ से चले जाती है। शो भी उसकी हरकतें देखकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब पावर ट्रांसफ़र करने का टाइम आ गया था। मिस्टर वो अपनी टीम के साथ आ जाते हैं और मीडिया सबको कवर कर रही थी, लेकिन अभी तक जैक का कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। येनशिन शू को बोलता है कि शायद जैक इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये सारी न्यूज़ लाइव सी और उसकी फैमिली भी देख रही थी। सी अब खाना लेने के बहाने बाहर चली जाती है और उसके साथ वेन भी थी। वहीं शू जब मीटिंग रूम में जाता है तो मिस्टर वो उसके पास आकर बोलते हैं कि चलो अब साइन कर लो, पर शू बोलता है कि रुको, अभी भी 3 मिनट बाकी है और 3 मिनट बाद ही मीटिंग स्टार्ट करेंगे। टाइम खत्म होते ही वो उसे फाइल साइन करने के लिए देता है। अब जैसे ही वो साइन करने वाला था तभी उसे जैक का मैसेज आता है कि उसने इन्वेस्टमेंट कर दी है। शू फिर यहाँ पर सभी को बताता है कि हेज ग्रुप की जो भी प्रॉफिटेबल कंपनी है उसे शेनहू में ट्रांसफर कर दिया गया है और शेयर होल्डर का जो भी लॉस हुआ है सब शू पे करेगा। अब हेज ग्रुप का चेयरमैन ना तो वो रहेगा ना ही मिस्टर वो, ये दोनों ही सेम पोजीशन पर रहेंगे और क्योंकि शेनहू कंपनी जो कि उसी की थी इसलिए वो उसका मालिक तो रहेगा ही, जिस वजह से मिस्टर वो को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। इधर सीईओ ऑफिस में आने का ट्राई करती है पर उसे सिक्योरिटी नहीं जाने दे रही थी, पर शू का एक स्टाफ आकर उन दोनों को ऑफिस के अंदर लेकर जाता है। मीडिया के सामने फिर शू अपनी नई कंपनी का अनाउंसमेंट करता है। तभी सीई भी शू के लिए सपोर्ट करने की बात करती है, जिसे यहाँ पर देखकर सभी लोग उससे सीई का रिलेशन पूछते हैं। तो शू मीडिया के सामने बोलता है कि ये मेरा पीछा करती है और उसे बोलता है कि वो उसका पीछा छोड़ दे। इस सब से सी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने उससे इतनी ज़्यादा रूडली बात की, जो करके शू भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है, पर वो ये सब सी के लिए कर रहा था। येनशिन अब शू को घर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उससे बोलता है कि आप इतना भला शांत कैसे हो और सी और आप पहले जैसे क्यों नहीं हो सकते। तब शू बोलता है कि मेरी वजह से मिस्टर वू की सारे पैसे डूब गए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे ऐसे ही छोड़ देगा? सी को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा और तुम वेन से भी दूर रहना ताकि उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही वो उसे एक लड़की ढूंढने के लिए बोलता है जिससे वो डेट कर सके।
फिर हम सी को देखते हैं जो कि आखिरी बार अपने जिम में बॉक्सिंग कर रही थी, क्योंकि अगले दिन ये जगह खाली करनी पड़ेगी। उसका मूड भी यहाँ पर काफ़ी ख़राब था। युनजो उसके पास आकर उसे बात करती है और उसे कल उसके और जीशो के साथ लंच करने के लिए जाने के लिए पूछती है, जिसके लिए पहले तो सी मना कर देती है। पर युनजो कहती है कि मैं अब्रॉड चली जाऊंगी और पता नहीं कब आऊंगी, इसलिए सी मान जाती है। अगले दिन हम सी और जीशो को रेस्टोरेंट में देखते हैं, पर युनजो कॉल करके मना कर देती है कि वो नहीं आ सकती। इसलिए सी और जीशो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि जीशो को आइडिया हो गया था कि युनजो ने ये सब जानबूझकर किया है। उसी वक्त सी वहाँ पर शू को भी देख लेती है और एक फोटोग्राफर उसकी फोटोज ले रहा था। सी जाकर उसे डांटने लग जाती है। जीशो उसे रोकने का ट्राई करता है पर वो नहीं सुनती। तभी शू बाहर आता है और उसे बोलता है कि तुम अच्छी फोटो लेते हो, जो सुनकर सी बोलती है कि पहले तो तुम किसी को भी फोटो नहीं देते थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और शू उसे उसकी गर्लफ्रेंड बोल के इंट्रोड्यूस करवाता है, जो सुनकर सी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो शू हाँ बोलता है। इसलिए अब जीशो भी सी को यहाँ से ले जाता है, जिसके जाने के बाद शू बोलता है कि उस फोटोग्राफर को बोलो कि सारी फोटोज वायरल कर दे। मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को इसके बारे में पता चले। वहीं वेना भी एंशिन से मिलने के लिए आती है, पर एंशिन बोलता है कि मैं अभी नहीं मिल सकता। वेन बोलती है कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, तुमने तो बोला था ना कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। पर एंशिन उसे बता नहीं पाता कि वो ये सब उसकी सेफ्टी के लिए कर रहा है। फिर हम मिस्टर वू को एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी बोलता है कि सभी लोग पैसे मांग रहे हैं और कंपनी भी सेल हो गई है। अब उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मिस्टर वू डिसाइड कर लेता है कि वो शू को नहीं छोड़ेगा। इधर शू येनशिन को मिस्टर वू का पता लगाने के लिए बोलता है, पर येनशिन आकर बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है। शू बोलता है कि मेरी वजह से उसका इतना लॉस हुआ है, इसलिए उसने मुझे बर्बाद करने का प्लान तो बना ही लिया होगा, उसे ढूंढना मत छोड़ना। इधर सी युनजू और वेवे न्यूज़ देख रहे थे, जिसमें शू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी का अनाउंसमेंट करता है, जहाँ सी नोटिस करती है कि शू इस पॉइंट पर बार बार अपनी नेक को टच कर रहा था। ये देखकर उसे उस दिन की बात याद आती है, जब उसने शू को बोला था कि जब भी वो झूठ बोलता है वो जाने अनजाने में बार बार अपने नेक को टच करता है। और जब शू न्यूज़ के अंदर बोल रहा था कि वो सी को नहीं बल्कि लिली को प्यार करता है, तभी उसने नेक को टच किया, जिससे सी को कंफर्म हो जाता है कि शू सब कुछ झूठ बोल रहा है, और ये सब सोचकर वो हंसने लग जाती है, जिससे इस तरह देखकर युनजू और वेवे भी काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे। तभी सी डिसाइड करती है कि वो अब अपने करियर और अपने लव दोनों को ही पाकर रहेगी। सी फिर लिली से मिलने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि शू सिर्फ मुझसे प्यार करता है। इस बात में दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ सी का सपना था। अगले दिन युनजू एयरपोर्ट आती है, क्योंकि आज वो अब्रॉड जा रही थी। तभी वहाँ पर जीशो भी अपना बैग लेकर आ जाता है। वो युनजू से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि जब तुमने मेरा पेन लौटा दिया। यहाँ से अब सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि युनजू ने जब वो पेन जीशो को वापस कर दिया था, तब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। और अब प्रेजेंट में जीशो युनजू को बोलता है कि हम सिर्फ फ्रेंड नहीं, उससे भी बढ़कर हैं, जो सुनकर युनजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर हम शू और येनशिन को देखते हैं, जो कि अभी भी मिस्टर वू को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं था। शू बोलता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है और वो कभी भी हमला कर सकता है, जब तक उसका कोई पता ना चले तब तक सी सेफ नहीं है। जैसे ही दोनों ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ पर सी पहले से ही मौजूद थी। सी उसके लिए खाना लेकर आती है, पर शू उसे काफ़ी रूडली बात करता है और उसका खाना डस्टबिन में फेंक देता है। साथ ही वो बाकी स्टाफ से भी बोलता है कि जो भी इसे अंदर लाएगा उसे मैं जॉब से निकाल दूंगा। तभी एक लड़की सी को यहाँ से बाहर लेकर जाती है। वो उसे बोलती है कि शू अभी भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, ऑफिस में सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा टाइट है, पता नहीं क्या हो रहा है। जो सुनकर सी उसे बोलती है कि तुम्हें ना शू की हेल्प करनी होगी। रात में शू अपने फ़ोन में सी की वीडियोस देख रहा था और उसे काफ़ी मिस कर रहा था। तभी उसे उसका मैसेज आता है और दोनों स्माइल करके सो जाते हैं। अगले दिन सी शू की जिम जाती है और सारे मशीन को चेक करने लग जाती है, पर शू के आते ही ना उसे बार बार बोलने लग जाती है कि अरे इस मशीन में नहीं उस मशीन में जाओ, वहाँ पर ये करो, जिससे शू इरिटेट होकर जिम कोच को बुलाकर बोलते हैं कि इस लड़की को बाहर भेजो। पर सी उन्हें अपना VIP कार्ड दिखाती है, इसलिए कोई भी उसे जिम से नहीं निकाल सकता था। इसलिए अब शू खुद ही वहाँ से चला जाता है। अब जब वो स्विमिंग पूल की तरफ जाता है तो सी वहाँ पर भी आ जाती है, लेकिन वहाँ पर भी वो उसे इग्नोर ही कर रहा था। सी फिर यहाँ से सीधा लिली से मिलने के लिए जाती है, जो कि येनशिन से फ़ोन पर किसी एग्रीमेंट की बात कर रही थी। इस बात को सी सुन लेती है। वो बोलती है कि हम दोनों अगर साथ में रहेंगे तो न्यूज़ में रहेंगे और ये लव वगैरह की मुझे कोई फिक्र नहीं है। जो सुनकर सी बोलती है कि अच्छा तो तुम उसका फ़ायदा उठा रही हो, जिस पर लिली उसे बोलती है कि तुम कभी नहीं समझोगी, शू बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसे पता है कि उसे क्या करना है। उसी वक्त शू भी वहाँ पर आ जाता है, तो सी उसे बोलती
बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ये बात भला क्यों नहीं मानते तुम अपने इमोशंस को फील नहीं कर रहे हो। पर शो इस वक्त कुछ भी मानना नहीं चाहता था। तभी लिली आ जाती है और शो बोलता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं, जिस पर लिली भी हाँ में जवाब देती है और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जिन्हें देखकर सी बोलती है कि हाँ हाँ जाओ जाओ कर लो शादी, मैं भी देखती हूँ कैसे करोगे तुम लोग शादी। शो अब जहाँ भी जाता है सी उसके पीछे पीछे वहाँ पर जाने लगती है। वॉशरूम जाने में बेचारे को डर लग रहा था कि कहीं सी यहाँ पर भी ना आ जाए। सी उसे मैसेज करके जैस्मिन प्लांट का ख्याल रखने के लिए बोलती है, तो शू येनशिन को जैस्मिन की फोटो पोस्ट करने के लिए बोलता है ताकि वो उसे देख सके। फिर वो उसे कहते हैं कि मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं जैस्मिन का कितना ख्याल रखता हूँ, और अब तो उसके अंदर फ्लावर्स भी आ गए हैं। येनशिन को अब यहाँ पर ना चाहते भी उसकी फोटो अपलोड करनी पड़ती है। इसके बाद हम शू के ऑफिस के बाहर बहुत सारे मीडिया को देखते हैं। तभी सी वहाँ पर आकर सभी के सामने बता देती है कि वो शू को कितना प्यार करती है, पर शू बोलता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, जो सुनकर सी को काफ़ी बुरा फील होता है। और दूसरी तरफ ये न्यूज़ मिस्टर वो भी देख रहे थे। अंदर जाने के बाद येनशिन उससे बोलते हैं कि क्या आप सच में शादी करोगे। शू बोलता है कि अगर ये सब करने से सी सेफ रहेगी तो मैं ज़रूर करूँगा। पर येनशिन बोलता है कि मैं वैन को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, अगर फ्यूचर में सी को कुछ भी होता है तो वैन भी मुसीबत में आएगी, और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। रात में अब शू काफ़ी ज़्यादा सैड था और अपने ड्राइवर से सी के बारे में पूछता है, पर उसको भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब वो कार से उतरकर रोड पे खड़ा हो जाता है और ड्राइवर को जाने के लिए बोलता है। तभी मिस्टर वो अपनी कार लेकर वहाँ पर आ जाता है और सी जो कि स्कूटर से आ रही थी वो शू को देख लेती है। वो ये भी देखती है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है, इसलिए वो जोर से उसका नाम चिल्लाती है। अब शू तो यहाँ पर बच जाता है, पर उस कार ने सी का एक्सीडेंट कर दिया था। तभी वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश भी शुरू हो जाती है। सी को इस हालत में देखकर शू से माफ़ी मांगता है, वो काफ़ी ज़्यादा रोता भी है। इसके बाद हम सी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसकी फैमिली भी थी। शू भी काफ़ी सैड होकर यहाँ पर बैठा हुआ था। अगली सुबह हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मिस्टर वू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है मर्डर और किडनैपिंग के जुर्म में, लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से सी कोमा में चली जाती है। शू उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था और उसे जैस्मिन भी लाकर दिखाता है। वो युनजू से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और सी को बोलता है कि अगर वो नहीं उठेगी ना तो युनजू और जी शॉ भी यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन ये सब करते करते बहुत दिन हो जाते हैं और सी अभी भी कोमा के अंदर ही थी। इसलिए शू अब विशिंग पॉइंट के पास जाकर विश मांगता है कि सी ठीक हो जाए, और उसके लिए वो अपनी किस्मत सी को दे देगा और उसके लिए कुछ भी करेगा। वो अब हॉस्पिटल आकर सी को वही ब्रेसलेट देता है और बोलता है कि पता नहीं तुम उठने के बाद मुझसे प्यार करोगी भी या फिर नहीं। ये बोलकर वो जैस्मिन को पानी देता है, पर तभी सी की आँख खुल जाती है। वो शू के पास जाकर उसे पीछे से हक कर लेती है, जो देखकर शू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और दोनों अपने प्यार को पाकर एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।